हाँ, सभी लोगों को नमस्कार। मैं मनोज कुमार, एसएसओ फाइनेंस। एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस के बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो हम लोग शुरू करते हैं। स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस में पोस्ट का काम मुख्य रूप से होता है। आपको बताएं, पोस्ट हमारे यहाँ दो तरह के होते हैं। एक राजस्व पोस्ट होते हैं, रेवेन्यू पोस्ट। दूसरे होते हैं वर्क चार्ज पोस्ट। जो राजस्व पद होते हैं उसे भी दो भागों में बांटा गया है। एक परमानेंट है यानी स्थायी, दूसरा होता है टेम्पररी, अस्थायी। टेम्पररी पोस्ट इसलिए बनाया जाता है कि कुछ ऐसा काम है जो परमानेंट नेचर का नहीं है, बट फॉर द टाइम बिंग, फॉर अ शॉर्ट पीरियड द पोस्ट इज रिक्वायर्ड। और ऐसे में जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स होते हैं वो हमारे पास प्रपोजल भेजते हैं। उसमें पद की क्या जरूरत है, किस काम के लिए, जस्टिफिकेशन क्या है, फंड की अवेलेबिलिटी क्या है, कितने पीरियड के लिए पोस्ट चाहिए। इन सारे बातों के साथ प्रपोजल्स आते हैं फाइनेंस में। प्रपोजल को डिटेल में हम लोग चेक करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का चाहिए, हम लोग ये भी देखते हैं। और तब जाके यदि ये लगता है कि हाँ पोस्ट क्रिएट होना चाहिए या एक्सटेंड होना चाहिए, पोस्ट क्रिएट भी होते हैं, एक्सटेंड भी होते हैं। तो अभी हम लोग टेम्पररी देख रहे हैं, अस्थायी पद। मान लिया एक पोस्ट हम लोग अस्थायी का सृजित किए हैं, क्रिएट किए हैं। तो क्रिएशन के समय जो प्रपोजल आता है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे। तो पहली बात देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जिन लोगों का चाहिए, जिस अधिकारी का, वो है कि नहीं। फिर पद की आवश्यकता क्या है, जिसको हम जस्टिफिकेशन कहते हैं। इस पद पर खर्च होने वाला जो भी अमाउंट है उसके लिए क्या फंड अवेलेबल है, पद कितने अवधि तक के लिए चाहिए। इन सारी बातों को देखते हुए फाइनेंस अपना कंकरेंस यानी सहमति देता है, और सहमति के साथ प्रपोजल को जिस विभाग का होता है उसे लौटा देता है। वह विभाग मेमोरेंडम जारी करता है, पद सृजित हो जाते हैं और काम उसका होता है। सपोज 1 साल के लिए पद सृजित किए गए थे, क्रिएट किए गए थे, एंड फॉर द फर्दर पीरियड इट इज नीडेड टू बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 1 ईयर और मोर ईयर्स। तो फिर से एक्सटेंशन के लिए यानी अवधि विस्तार के लिए प्रपोजल आते हैं। और उस समय भी करीब करीब वो सारी चीजें हम देखते हैं जो क्रिएशन के समय देखे थे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का जो है अप्रूवल है कि नहीं, फंड की अवेलेबिलिटी, काम कितना हुआ, कितना बाकी है, कितने समय के लिए चाहिए ये पद। तो ये देख के हम लोग फिर से पद को विस्तारित कर देते हैं। और इस तरह से टेम्पररी पोस्ट है। कुछ टेम्पररी पोस्ट ऐसे भी होते हैं कि पता चला काम शुरू हुआ और काम इतना इसेंशियल नेचर का हो गया, मैंडेटरी हो गया कि ये काम अब लगातार होता रहेगा। यानी कि काम रेलवे के लिए जरूरी हो गया, वो काम सब दिन के हिसाब से होगा। तो उस पद को भी हम लोग टेम्पररी से परमानेंट कर देते हैं। इसके लिए भी फिर अलग से प्रपोजल आते हैं कि फलाना टेम्पररी पोस्ट को परमानेंट करना है। उस प्रपोजल की फिर समीक्षा की जाती है कि क्या वो जो काम है वाकई रेलवे में हमेशा के लिए और बाकी आने वाले वर्षों के लिए जारी रहेगा। काम जारी रहेगा तो काम करने के लिए पद चाहिए, तो कितने पद चाहिए। ये सारी बातें देख के हम लोग जो है अस्थाई पद को अस्थाई कर देते हैं। तो जब अब फिर दूसरा कैटेगरी आपको बताया था पद का, वह परमानेंट। तो परमानेंट पोस्ट ज्यादातर परमानेंट पोस्ट ही है। हर ऑफिस के अपना कैडर होते हैं। कैडर यानी सैंक्शनड स्ट्रेंथ। तो सपोज हम लोग अकाउंट्स में है, हाजीपुर हेडक्वार्टर मान लें, तो यहाँ एसओ के सपोज 100 पद चाहिए। तो वो पद स्वीकृत होते हैं कि फलाना सेक्शन के लिए इतना पद, पीएफ के लिए इतना, पेंशन के लिए इतना, फाइनेंस के लिए इतना, ईजीए के लिए इतना। तो ये सारे पद जोड़ के हम देखते हैं, वह सैंक्शन स्ट्रेंथ होता है। ये परमानेंट
नेचर के काम होते हैं और परमानेंट पोस्ट होते हैं। इसमें अगर काम में घट-बढ़ होता है तो पद की भी समीक्षा होती रहती है और इस तरह से जो है पोस्ट को फिर से रिव्यू किया जाता है, कैडर रिव्यू। कैडर रिव्यू में पोस्ट को कम या अधिक भी किया जाता है समय-समय से। तो 2 तरह के जो पद हैं, अस्थाई, अस्थाई, ये राजस्व पद है। इसके अलावा एक और तरह का है जिसको वर्क चार्ज या कार्य प्रभारित या वर्क चार्ज पोस्ट बोलते हैं। नाम से क्लियर है, वर्क चार्ज्ड पोस्ट, ऐसे पोस्ट जो किसी पर्टिकुलर वर्क को चार्ज किए गए हैं। मीन्स ऑल द रेवेन्यूज expenditures are charged to a particular post. Those posts are called work charge. तो सपोज कोई कहीं ब्रिज बन रहा है और उस ब्रिज को बनाने के लिए हमारे पास जो एम्प्लॉय चाहिए, इंजीनियर चाहिए और भी डिफरेंट कैटेगरी के ऑफिस स्टाफ चाहिए, तो उनके पद को क्रिएट किया जाता है, एक्सटेंड किया जाता है, लेकिन ये पद तभी तक चलेंगे जब तक वो काम चलेगा। काम खत्म, पद खत्म। और इस इन पदों पे खर्च जो भी आएगा वह उस काम के पर्टिकुलर जो काम है उस काम के एस्टिमेट, सैंक्शनड एस्टिमेट से आएगा, स्वीकृत प्राक्कलन से आएगा। तो ये वर्क चार्ज पोस्ट होते हैं, ये क्रिएट होते हैं, फिर समय समय पर इसको भी एक्सटेंड करते हैं जब तक काम खत्म ना हो जाए। इसके जब प्रपोजल हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई सैंक्शन एस्टिमेट में इसका क्या प्रोविजन है। अगर प्रोविजन है तो फाइनेंशियल ईयर के लिए कितने पैसे अलाउट हुए हैं और जितने फंड हमको मिला है, आउटले बोलते हैं उसको, जो किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए हमारे पास फंड अवेलेबल होते हैं, रेलवे बोर्ड जो अवेलेबल कराता है। क्या है हेलो, हाँ, तो इस ढंग से जो हमारे पास आउटले होता है यानी फंड अवेलेबल होता है, उसको देखते हुए काम की आवश्यकता कितनी है, उस पे कितने पद चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, सब देख के फिर से हम वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट करते हैं। जब तक काम चलता है तब तक पद चलता है। ये पद 2 तरह के प्रपोजल इसमें आते हैं, पोस्ट के क्रिएशन के लिए यानी पद सृजन के लिए, और बाद में आगे आवश्यकता होती है तो पद को की अवधि विस्तार के लिए यानी कि एक्सटेंशन ऑफ करेंसी ऑफ द वर्क चार्ज पोस्ट के लिए। तो ये मेनली 2 तरह के पोस्ट हैं। कुछ और भी पोस्ट आप लोग पढ़े होंगे लेकिन ये एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस से संबंधित नहीं है। बाकी जो आपको एस्टेब्लिशमेंट पोर्शन है, ईजीए, ईएनजीए, ये मेन होता है, तो वहाँ और भी पोस्ट आपने पढ़े होंगे, सुपरनुअरी पोस्ट, इस ढंग से। अब आइए कि एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस में पोस्ट के अलावे और क्या-क्या प्रपोजल्स आते हैं। तो एक होता है एनएचए, नेशनल हॉलीडे अलाउंस। नेशनल हॉलीडे तो आप जानते होंगे कि मेनली 3 ही होते हैं, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। तो 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, ये 3 को हम लोग जो है नेशनल हॉलीडे मानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी करीब 9 ऐसे हॉलीडेज हैं जो सार्वजनिक छुट्टी है, मगर उसको भी अलाउंस देने के लिए नेशनल हॉलीडे के लिस्ट में ही शामिल कर लिया जाता है। तो इस तरह से तकरीबन 12 साल में ऐसी छुट्टी होती है जिसके लिए नेशनल हॉलीडे अलाउंस देते हैं। अलाउंस का मतलब है कि ऐसा दिन जब कर्मचारी आमतौर पर छुट्टी पे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जैसे कंट्रोल ऑफिस, गुड्स कंट्रोल, कमर्शियल कंट्रोल, तो जिस काम को रोका नहीं जा सकता है, जहाँ पे 24 घंटे स्टाफ चाहिए, तो कोई भी छुट्टी हो काम तो करना है, तो छुट्टी के बदले स्टाफ ने काम किया। इस कारण से उनको एक पेमेंट एक्स्ट्रा किया जाता है जिसका नाम होता है नेशनल हॉलीडे अलाउंस, यानी कि नेशनल हॉलीडे में आपने काम किया है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिला है। इसके लिए रेलवे बोर्ड समय समय पे सर्कुलर जारी करता है और रेट भी तय करता है ग्रेड वाइज, जिस ग्रेड का
बेसिक के आधार पे। फिर प्रपोजल्स जहाँ के होते हैं, सपोज मान लीजिए कि हेडक्वार्टर में गुड्स कंट्रोल है या कमर्शियल कंट्रोल है, वहां से प्रपोजल आते हैं, ऑपरेटिंग का आता है। तो प्रपोजल आए, उसमें कितने स्टाफ चाहिए, कितने सुपरवाइजर्स, स्टाफ, ऑफिसर्स, तो इन लोगों का जो है लिस्ट पीएचओडी लेवल पे तय होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देते हैं, प्रपोजल्स बनता है, और तब जाके आपके फाइनेंस में आता है। फाइनेंस में हम लोग उसका स्क्रूटनी करते हैं, जांच करते हैं प्रपोजल की, और लगता है कि हाँ इतना पोस्ट चाहिए हॉलीडे में काम करने के लिए, तो हम लोग कंकरेंस देते हैं। इस बेस पर फिर मेमोरेंडम जारी करेगा एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। और जो लोग काम करेंगे, तो वाकई में जब वो काम कर लेंगे उस दिन में, सपोज हमने पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया, मेमोरेंडम भी आ गया, लेकिन किसी कारण बस उस दिन स्टाफ काम नहीं कर पाया, कुछ कैजुअल कैजुअलिटी हो गई, बीमार हो गए, कुछ भी हो सकता है, तो फिर उनको पे नहीं होगा। अगर वाकई में उन्होंने काम किया नेशनल हॉलीडे, तो काम करने के एवज में उनको एनएचए पेमेंट होगा। तो एक प्रपोजल ये होता है हमारे यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एक वैकेंसी बैंक आप जानते होंगे। तो रेलवे में हम लोग वैकेंसी बैंक मेंटेन करते हैं। नाम से ही क्लियर है कि वैकेंसी लेने के लिए, यानी पदों की नियुक्ति के लिए उस पे खर्च आता है। उस खर्च को मेंटेन करने के लिए हम एक बैंक रखते हैं। बैंक मतलब कोई बैंक टाइप की चीज नहीं है, रजिस्टर्स होते हैं जिसमें हम मनी वैल्यू, पोस्ट के मनी वैल्यू कैलकुलेट करके रखते हैं। तो सपोज अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट सरेंडर किए, तो 10 पोस्ट को सरेंडर करने में मान लीजिए कि आपको जो है 50 लाख रुपए का रेवेन्यू बच गया। पोस्ट सरेंडर किया आपने, तो पेमेंट उनको नहीं करना होगा, उनका सैलरी अलाउंस नहीं देना है। तो जो बचे उसको हम वैकेंसी बैंक में उस पैसे को रखते हैं। तो 10 आपने सरेंडर किया थे, पता चला कुछ समय बाद कि आपको 2 पोस्ट क्रिएट करने की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है कि 2 पोस्ट चाहिए रेलवे को। तो ऐसी स्थिति में उस 2 पोस्ट पर लगने वाले खर्च को हम वैकेंसी बैंक से निकाल के 2 पोस्ट क्रिएट कर लेते हैं। खर्च कहाँ डाल देंगे? वैकेंसी बैंक में। तो इस ढंग से सारे डिविजन्स के अपने अपने वैकेंसी बैंक होते हैं, जिसके कस्टोडियन, जिसको मेंटेन करने वाले वहां के पर्सनल डिपार्टमेंट, और उसका कर्ता धर्ता डिवीजन में डीआरएम होते हैं। हेडक्वार्टर में पर्सनल डिपार्टमेंट करता है, लेकिन उस पर पूरा पावर जीएम साहब का होता है। और ये डिपार्टमेंट वाइज होता है, हर डिपार्टमेंट का अपना अपना वैकेंसी बैंक होता है, ताकि अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मान उदाहरण के तौर पे, तो अकाउंट्स ने जो अपने वैकेंसी बैंक में पैसे जमा किए हैं, अकाउंट्स उसी के अनुरूप अपना पोस्ट क्रिएट करे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अब अकाउंट्स को पोस्ट क्रिएट करने हैं, इसके पास वैकेंसी बैंक में पैसा नहीं है, तो नहीं है तो हम बोरो कर लेते हैं। सपोज मैकेनिकल के पास है, तो मैकेनिकल के ऑफिसर से मिलके जीएम का परमिशन लेके हम उसको बोरो करते हैं, यानी कि लोन अकाउंट पर लेते हैं। जब हमारे पास फिर पैसा आता है, तो उनको हम लौटा देते हैं। तो इस ढंग से जो है वैकेंसी बैंक आपको इसलिए बताया कि जो पद आपको बता रहा था, तो पोस्ट क्रिएट करने के लिए पैसे कई बार वैकेंसी बैंक से यूज करके हम लोग करते हैं। तो इसका भी एक प्रपोजल आता है वैकेंसी बैंक का, हर साल बना के पर्सनल डिपार्टमेंट भेजते हैं कि किस विभाग के खाते में कितना कितना पैसा है, उसकी वेटिंग की जाती है। और उस वेटिंग के बेस पर वो जो है हम आगे पोस्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर नहीं, जो बच जाता है तो अगले साल उसमें ऐड हो जाता है वो। तो एक वैकेंसी बैंक का भी प्रपोजल आता है। इसके बाद कुछ और भी प्रपोजल्स हैं, जिसमें मुख्य तौर से है मैन पावर का आउटसोर्सिंग। आजकल आउटसोर्सिंग का काम बहुत हो रहा है, डिफरेंट टाइप के वर्क्स आउटसोर्स किए जाते हैं, उसके लिए आदमी मैन पावर चाहिए। तो एक काम प्राइवेट लोगों से कराए जाते हैं, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट पे रख लेते हैं।
तो इसके लिए भी देखते हैं कि जो काम कराना है उसमें कितना आदमी चाहिए, कितना उसमें चार्ज किस रेट पे किया जाए, और प्रपोजल्स में जिस डिपार्टमेंट का काम है उसके कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, और काम क्यों जरूरी है, कितने समय तक चलेगा, कितना खर्च होगा, जो खर्च होगा उसके लिए फंड अवेलेबिलिटी आएगा कहाँ से, ये सारी बात देख के हम लोग आउटसोर्सिंग का भी प्रपोजल करते हैं। आउटसोर्सिंग आप ऐसे ही समझे कि जैसे हम पोस्ट क्रिएट करते थे, अब पोस्ट नहीं क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि रेलवे के पोस्ट नहीं है लेकिन काम रेलवे का है, तो इसलिए आउटसोर्स का प्रपोजल होता है कि प्राइवेट पार्टी अपने मैन पावर से काम करा के रेल को देता है और हम लोग उसको पे करते हैं, इसलिए आउटसोर्सिंग के प्रपोजल्स आते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस के लिए जो है आपको मेडिकल रिइंबर्समेंट का भी है केसेस वहाँ। आप जानते हैं कि रेलवे हॉस्पिटल में आप इलाज कराते हैं, अगर वहां से केस नहीं संभलता है और आपको रेफर किया जाता है प्राइवेट में या जो रेलवे का अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स हैं वहां जाते हैं, तो जो खर्च होते हैं उसको पूरा कर आपको रिम्बर्स किया जाता है। रिम्बर्स मतलब खर्च आपने पहले कर लिए हैं, आप दवा और इंडोर्स में जो आपको खर्च आए हैं, जो टेस्ट में आए हैं, जो फी डॉक्टर्स के हैं, ये सारे पेपर आप लगा के देते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के थ्रू प्रोसेस करा के, तो इसकी समीक्षा होती है फाइनेंशियल, फिर आपको कंकरेंस मिलता है, मेमोरेंडम होता है और आपको पे किया जाता है। तो मेडिकल रिइंबर्समेंट के केसेस होते हैं। आजकल आपको मालूम होगा कि ऑफिसर्स को, रेलवे के ऑफिसर्स को भी फ्लाइट से आने जाने की सुविधा दी गई है। तो हालांकि रेल में तो रेलवे की फैसिलिटी है ही ट्रांसपोर्टेशन की, फिर भी फ्लाइट की सुविधा दी गई है ऑफिसर्स को आने जाने के लिए ऑन ड्यूटी, और इसका मेन रीजन है टाइम सेविंग। अब सपोज हाजीपुर से चेन्नई जाना है, तो आते जाते करीब करीब 5-6 दिन वीक निकल जाता है, तो एक ऑफिसर के लिए ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पता चला कि कुछ रेवेन्यू रेल का बचाने के लिए ऑफिसर पे आने वाला खर्च ज्यादा होगा, उनका जो काम है वो ज्यादा महत्व। तो ऐसी स्थिति में रेलवे बोर्ड ने यह व्यवस्था की कि जे ग्रेड, तो खैर ये जूनियर स्केल से ही हो गया है, तो जूनियर स्केल से लेके अपर लेवल तक में एयर फ्लाइट का टिकट आपको दिया जाता है। इसमें कुछ शर्त लगाए गए हैं कि वो एयर इंडिया से हो तो प्रेफर करना है एयर इंडिया को, और टिकट्स जो लेने हैं वो ऑथराइज एजेंट्स तय किए हैं रेलवे। 3 एजेंट्स हैं उनके, आपको उनसे टिकट लेने हैं, जैसे तैसे किसी से नहीं लेना है। अ, कभी अगर जहाँ जाना है, जिन 2 डेस्टिनेशंस के बीच में एयर इंडिया का नहीं है, तो प्राइवेट भी अलाउ किए जाते हैं, मगर इसको आ, कम से कम करना है, एयर इंडिया को ज्यादा प्रायोरिटी देना है और उससे ही यात्रा करनी है। तो इसमें टाइम सेव होता है, काम जल्दी हो जाता है, और मोटा मोटी रेल को कोई बहुत खर्च भी नहीं होता है, क्योंकि जो ऑफिसर्स जिस क्लास के लिए टाइटेंड होते हैं वो रेलवे के हवाई टिकट के कंपैरिजन में कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है खर्च। तो इसके लिए अप टू जेजी लेवल जो ऑफिसर्स हैं, जूनियर स्केल, सीनियर स्केल, जेज, इसके लिए जीएम साहब ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं उनको अलाउ करने के लिए, हवाई यात्रा के लिए। लेकिन जे ग्रेड से ऊपर के ऑफिसर्स जो है, एसएजी, एचएजी, एचएजी प्लस, इनके लिए रेलवे बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है। वैसे प्रपोजल्स हेडक्वार्टर फाइनेंस से ही होके जाते हैं दोनों के, बोर्ड भेजना है फिर भी, या जीएम साहब का अप्रूवल चाहिए फिर भी, तो कंकरेंस से ही से मिलता है। तो एक हवाई यात्रा का ये हो गया एक प्रपोजल। इस तरह से
एक प्रपोजल्स और आते हैं जो काम है एस्टेब्लिशमेंट में, फाइनेंस एस्टेब्लिशमेंट, वो है लॉन्ग एब्सेंटी को रेगुलराइज कर, यानी कि कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो अनऑथराइज्ड एब्सेंट होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। तो इसको लॉन्ग टाइम कहने का मतलब है कि दो स्लैब में इसको बांटा गया है, मोर देन 5 इयर्स, लेस देन 5 इयर्स। तो लेस देन 5 इयर्स के जो केसेस होते हैं, जिस केस में एम्प्लॉय अनुपस्थित रहे हैं अपने ड्यूटी से 5 वर्षों से कम समय की, तो इस अवधि को रेगुलराइज करने की शक्ति महाप्रबंधक महोदय को दी गई है। लेकिन फाइनेंस कंकरेंस चाहिए और सारी प्रक्रिया होती है कि भाई क्यों अनऑथराइज एब्सेंस इतने लॉन्ग टाइम तक थे, क्या रीजन था, क्या सर्कमस्टांसेस थे, रेलवे को इससे क्या लॉस हो सकता है, तो उनको किस ढंग से पे किया जाए, और पेंशनरी होगा या नहीं होगा, यानी कि पेंशन में उसका लाभ उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन सारी बातों को देखते हुए 5 साल से अवधि कम है तो महाप्रबंधक महोदय की अनुमति से यह रेगुलराइज हो जाता है। अगर 5 साल से ज्यादा की अवधि है तो ऐसी स्थिति में प्रपोजल हेडक्वार्टर फाइनेंस से अगर स्वीकृति मिलती है तो वहां से होते हुए जीएम महोदय के अप्रूवल से बोर्ड जाता है और रेलवे बोर्ड उसको रेगुलराइज करता है। तो इस तरह से जो है रेगुलराइजेशन ऑफ लॉन्ग एब्सेंस पीरियड के भी प्रपोजल से कराते हैं। तो आमतौर पे ये प्रपोजल है एस्टेब्लिशमेंट के। कुछ और भी हैं, जैसे कि जोनल रेलवे या डिवीजन लेवल पे कुछ फंक्शंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या हिंदी दिवस का है, या गणतंत्र दिवस का है, स्वतंत्रता दिवस का है, गांधी जयंती। तो इस तरह से जो फंक्शन ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उसपे जो खर्च आते हैं सेरेमनी करने में, फंक्शन को करने में, उस खर्च के लिए जो प्रपोजल्स होते हैं वो भी एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस से होता है। तो इसके लिए भी प्रपोजल बनाए जाते हैं कि कितना खर्च होगा, किन किन मदों पे होगा, उसका जो रेट लिया वो कहाँ से लिया, वो वैलिड होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। तो ये देखते हुए कंकरेंस उसको दिया जाता है प्रपोजल को, और जो फंक्शंस होते हैं और रेलवे के रेवेन्यू से वो खर्च करने के लिए, करने के लिए ऑथराइज हो जाता है हमारे अथॉरिटीज जो है। तो एक ये, तो आमतौर पे एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंस में ये सारी चीजें ही हैं। अब तकरीबन 10 मिनट का टाइम आपके पास और है, आप चाहें तो आपके पास कुछ डाउट हुआ हो जितना मैंने बताया, या इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो इस पोर्शन से संबंधित, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। किन्हीं को कोई क्वेश्चन? इसमें ज्यादातर आप लोगों को शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन और डिफरेंस बिटवीन ज्यादा रहेंगे। तो रेवेन्यू पोस्ट क्या होते हैं, वर्क चार्ज पोस्ट क्या होते हैं, ये आपको शॉर्ट लिखने के लिए आ सकता है, दोनों में अंतर आ सकता है। फिर आपको स्वीकृत एस्टिमेट क्या होता है, सैंक्शन एस्टिमेट, डिटेल्ड एस्टिमेट, ये आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा जितने टाइप के पोस्ट हैं इसके बारे में आपको जानना है। आउटले क्या होता है,
एक है कि आउटले फाइनेंशियल ईयर में जो भी अलॉटमेंट होता है सैंक्शन एस्टिमेट के अगेंस्ट में, वो आउटले है, उसी के बेस पर हम लोग पोस्ट को रन कराते हैं थ्रू आउट द ईयर। आप लोगों को कुछ सवाल है तो पूछिए। इसमें कैंडिडेट्स दिखते नहीं है ना? काफी कैंडिडेट्स 36 आया है लेकिन कुछ पूछते ही नहीं है। Participants, we have 10 more minutes. You can ask your doubts. Sir has imparted what he had to say. Now it's your turn. Open to all. You can unmute yourself and ask the question. हेलो, हेलो, हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? बोलिए क्या सवाल है, बोलिए। किन्हीं के का कुछ डाउट्स रह गया, कुछ समझ में नहीं आया या किसी मैटर को टॉपिक को डिटेल में नहीं कर पाए सर, तो उसमें के बारे में अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आप जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोग अवेलेबल है भी कि केवल ऑन करके छोड़ दिए हैं? है सर, बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कुछ डाउट्स रह गया है? नहीं। चलिए ठीक है, तो सेकंड सेशन में एंड किया जाए। यस सर। जी सर, एंड किया जाए। अगर अच्छा लगा होगा तो इनका फीडबैक कीमती अनुसार दीजिएगा, खराब लगा होगा तो माइनस में भी दे सकते हैं, और ये डिपेंड करता है आप पे। फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि सबको भी अप्रिसिएशन मिल पाए। सर कैसा आया है नहीं है, बाकी यूट्यूब वगैरह भी है, आप देख ही सकते हैं, लाइक्स भी दे सकते हैं सब। ठीक है, हम लोग सेकंड सेशन एंड करते हैं। ठीक है, और फिर हम लोग थर्ड सेशन में अभी 3:30 में हम लोग मिलते हैं। सर से हमारी बात हो गई, वो भी आने वाले ही हैं, पहुंचने वाले ही हैं, तो हम लोग थर्ड सेशन में फिर मिलते हैं। तब तक आप लोग फीडबैक दे सकते हैं सर का। और बाकी कैसे चल रही है पढ़ाई, ठीक चल रही है कि इसमें और कुछ किसी तरह का सुधार की आवश्यकता है? चलिए ठीक है, ओके, सेशन एंड करते हैं, हम लोग थर्ड सेशन में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर, आपका धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच सर।